गुणम् ऐसो पंच नमकारो सव्ये पावपेनासिनो मंगलानं च सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। बोली पंच परमेश्वरी देव की जय। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्रवण भैया पधारे हैं। हम श्रवण भैया के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे। पहले हम उनका स्वागत करेंगे ग्रुप की तरफ से सभी की। श्रवण भैया माथे पे तिलक लगा के फूलों का हार पहनाकर हम सब करते हैं हम सब आपका स्वागत करते हैं हम सब आपका स्वागत। भैया पूरे ग्रुप की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बीच में आज पधारे हैं। आपके लिए 2 शब्द बताती हूँ। हमारे बीच में जो श्रवण भैया पधारे हैं, इन्होंने योग के अंदर एमए किया है। योग में 2 बार इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है तथा इन्हें 7 वर्षों का योग पढ़ाने का भी बहुत ही गहन अनुभव है। बहुत ही इतने अच्छी तरीके से ये पढ़ाते हैं कि लोग बाग हृदय से इनको पूरा स्वीकार कर लेते हैं। ये विभिन्न बीमारियों का इलाज योग, आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, इनके बारे में भी इनको गहन नॉलेज है। और यह आज हमको 3 दिन का हमारे बीच में इनका सेमिनार रहेगा। 3 दिन में अपन को इतना अच्छा नॉलेज से ग्रहण कर देंगे कि अपन अपने आप को स्वयं कैसे हील कर सकते हैं, वो हमें सब जानकारी मिल जाएगी। और आज ये भैया हमें गर्मी के बाद में जो बारिश की ऋतु आती है, उसमें बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, उनके बारे में आज ये हमको नॉलेज देंगे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम सभी पूरे ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ आपका। भैया आगे आप आइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, गंगवार सर को और विमला दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी को, क्योंकि रात में सोने के टाइम पे आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो कोशिश करेंगे जरूर आप लोग यहाँ से कुछ ले करके जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग जुड़े हैं केवल इसलिए जुड़े हैं कि इस समय व्याधियों से हर कोई ग्रसित है। हर घर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्याधि मुक्त हो। जरूर किसी न किसी ने कुछ ना कुछ झेला है। कुछ ने तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को झेल के आ गए हैं, और कुछ अभी भी झेल रहे हैं, या कुछ चाहते हैं कि ना झेलना पड़े। और शरीर अगर मिला है तो विकार युक्त संसार है। इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, पहले ही अरहंतों ने इसको सिद्ध कर दिया। तो इस संसार में सुख है, दुख भी है, आएगा जाएगा, हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। इसी निदान के लिए हम लोग जुड़े हैं। कोशिश की जाएगी कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा जाने और समझें कि उन विकारों से थोड़ा सा अपने ऊपर प्रभाव को कम करें और अपने आप को मजबूत करके इस रास्ते पे ले आएं जिससे हमें बीमारियां असर ना कर पाए। तो अगर हम बात करें वर्तमान चिकित्सा पद्धति की, तो लाक्षणिक चिकित्सा है। चारों तरफ लाक्षणिक चिकित्सा फैली हुई है, उसी का साम्राज्य है। और जिस चीज का विज्ञापन ज्यादा हो चुका है, उसके विज्ञापन और फ्रेमिंग की वजह से हर ब्रेन में ये बात घर कर गई है कि जो मेरी बीमारी है मैं उस बीमारी को ठीक कर दूं। हर आदमी यही सोचता है कि मेरे सिर में अगर दर्द है तो मैं सिर के दर्द को ठीक कर दूं, घुटने में दर्द है उसको ठीक कर दूं। वजह क्या है? वजह नहीं दूर करना चाहेगा, ना सोचना ही चाहेगा। जो चारों तरफ चल रहा है उसी के हवा में सभी लोग बहे जा रहे हैं कि ये दर्द है, इस दर्द को ही दूर कर दो। ये दर्द क्यों है, इस पे कभी सोचने का समय नहीं मिलता, और अगर सोचने का समय भी मिला तो क्या कर लेंगे? सोचने से क्या होगा? ऐसा सोच
अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ भैया, हाँ भैया, आवाज आ रही है बराबर आपकी। अच्छा, ठीक है। तो बीच में कट गया था कनेक्शन, तो मुझे स्पॉटलाइट पे कर दें। 1 मिनट, हम खुद हो गए। हाँ, हाँ, स्पॉटलाइट पे ही है भैया। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि बीमारियों का जो निवारण है उस पे ना सोच करके हम लोग बस कारण को सोचते हैं और कारण का ही निवारण करना चाहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकली हमारे दिमाग पे ये घर कर गया है कि जो जो बीमारी हुई है उसके उसके कारण को दूर करेंगे। तो जो भौतिक स्तर पे सोचते हैं और ठीक भी करना चाहते हैं, एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरी फिर सिर उठाती है। एक चीज की दवा बंद होती है, दूसरी फिर शुरू होती है। दूसरी सही होती, तीसरी फिर शुरू होती। तो ऐसा लगता है कि नियत में, हमारे कर्मों में, फल में यही सब लिखा गया है और यही सब हमको मिलता रहेगा। एक तो ये बात है कि हम एक बीमारी को जिस उपाय से ठीक करते हैं वही उपाय दूसरी बीमारी क्रिएट करता है। जैसे एलोपैथ की बहुत सारी दवाइयां, और बहुत सारी क्या, कोई भी दवा सर्च करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको गूगल पे तुरंत मिलेगा। कोई भी दवा सर्च करें उसका साइड इफेक्ट गूगल पे तुरंत आपको मिल जाएगा। इसका साइड बेनिफिट ये है, साइड इफेक्ट ये है। तो जब निरंतर उस दवा को खाएंगे तो आने वाले दिनों में दूसरी बीमारी सर उठाएगी ही। तो हम उसको नियति मान लेते हैं कि मेरे कर्म फल ऐसे ही हैं, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। रूट कॉज पे काम नहीं करना चाहेंगे। रूट कॉज क्या है? जेनेटिकली रूप से जो हम कर रहे हैं वो भोजन। भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। ये नेटवर्क इशू बार बार मेरे यहाँ क्यों हो रहा है? हाँ, हम सभी मिलके भैया के लिए प्रार्थना करें कि उनका नेटवर्क बराबर चले और हमको बराबर नॉलेज मिलती रहे। क्या अभी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, अभी आ रही है। बिमला दीदी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भैया, आ रही है अभी आवाज। हाँ, कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी अभी। दरअसल मेरे यहाँ बहुत तेजी से बरसात हो रही है, तो शायद उसी कारण से बार बार नेटवर्क एरर आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग बताते रहिए अगर बीच में नेटवर्क एरर आता है तो। श्योर। अभी ठीक है आवाज? जी, अच्छी है। जी। तो इसके आगे हम ये बताना चाहेंगे कि जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन मतलब बेसिक कॉज की तरफ चलें। अभी जैसे गर्मी का सीजन था, गर्मी का सीजन अचानक से चेंज होकर बरसात आ गई। अब बरसात की वजह से क्या हो रहा है, सबसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं शरीर में उनकी बात की जाए तो सबसे ज्यादा तो बरसात के सीजन में लोग कहते हैं बाल झड़ रहे हैं, या फिर जठराग्नि मंद हो गई है। क्योंकि अगर अचानक से पानी बरसने लगे तो और सूरज की गर्मी कम हो जाए, हम लोगों का जो मणिपुर चक्र होता है, नाभि चक्र, जिसकी वजह से पाचन पाचन की जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से सही होती है। तो जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र पे सीधा सा प्रभाव पड़ रहा है, हम लोगों की जठराग्नि मंद हो रही है। अब जठराग्नि मंद होने से डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, और जो भोजन की आदत हमारी है, भोजन निरंतर करने की, उस आदत में कोई फेरबदल नहीं आई है। ना ही अपने भोजन के रूटीन में कोई फेरबदल आई है। जो हम जैसे खाते थे उसको वैसे ही लगातार जारी रखना चाहते हैं। तो होता फिर क्या है, जो हमारा रूटीन है, खाने की आदत नहीं चेंज हुई, हमारा टाइमिंग नहीं चेंज हुआ, हमारा ऋतुचर्या नहीं बदला, तो फिर हम बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जैसे हम भोजन ले रहे हैं वह भोजन का सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ गई है। भगवान सूरज की जो है धूप होते आ रही है, लेकिन अचानक से बरसात होने की वजह से जठराग्नि मंद पड़ गई है। जो पित्त दोष होता है वह शांत हो गया है। पित्त जो है शांत हो गया है। पित्त के शांत होने से भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और भोजन का सही तरीके से ना पचना और बीमारियों को जन्म देता है। जैसे दरअसल क्या हो रहा है कि आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कई लोगों का वीडियो ऑफ ही आ रहा है।
इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अंधेरे में दिख रहा है सब कुछ। तो अगर मैं आप लोगों को सही तरीके से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ नहीं तो भैया, कृपया सब एक बार कुछ और बताएं मुझे, विमला बहुत दीदी। बढ़िया सुनाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया आप दिखाई दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बाधा आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है शाम से, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। कोशिश करते हैं, नेटवर्क में चेंज करने जा रहा हूँ। कि बाधा दूर हो जाए इसके लिए, है ना स्वाति? जी आंटी बिल्कुल। 8 जी नंबर का ठीक है, बोलते ना, तो एक बार 8 नंबर का श्लोक बोले। ये आ गए भैया तो ठीक है। अभी ठीक है दीदी, हाँ अब भैया। ठीक ही रहेगा क्योंकि अब हमने नेटवर्क चेंज कर दिया है, अब यहाँ सही रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग भोजन करते हैं ना, इन दिनों में बरसात होने की वजह से, बरसात के सीजन आने की वजह से जठराग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन हम लोग बदलते नहीं है, जैसे खा रहे थे वैसे खाते हैं, क्योंकि ऋतुचर्या और दिनचर्या और रात्रिचर्या हम लोग आज चेंज करना भूल गए हैं। इस परिवेश में आकर के हम ये भूल गए हैं। तो फिर क्या है, जो भी भोजन हम खाते हैं वो कैसे कैसे बीमारी पैदा करता है जरा देखें। क्योंकि पहले के जो महर्षि वाग्भट हुआ करते थे वो कहते थे कि आपका आहार ही आपकी औषधि हो, आपकी औषधि ही आपका आहार हो। मतलब हमारा भोजन ही हमारे लिए दवा बन जाए। हम भोजन को इस प्रकार से खाना, समझ के आधार पे खाना, ऋतुचर्या के हिसाब से खाना, दिनचर्या के हिसाब से खाना शुरू कर दें तो। लेकिन यही भोजन हमारे लिए पॉइजन जैसा काम करता है। यही भोजन हमारे लिए गठिया, हमारे लिए घुटने का दर्द, हमारे लिए हेडेक, हमारे लिए पित्त का ऊपर चढ़ना, आंखों का रेडिश होना, हमारे लिए गले के विकार, फेफड़े के विकार, अस्थमा, नीचे लीवर की सिरोसिस, ब्लड का बीपी बढ़ जाना, बीपी घट जाना, हृदय के रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सारे जो जन्म होते हैं ना भोजन की वजह से, कई तरीके से देखे जाएं तो मुख्य तौर पे हम यही देखेंगे कि हमारे पेट की खराबी की वजह से बीमारियां घूम फिर के हो रही हैं। चक्रीय प्रक्रम में एक चक्रीय क्रम चलता है। अब भोजन हमारे भीतर गया तो भोजन कैसे हमारी बीमारी का कारण बन जाता है, इस पे ध्यान से आप लोग सुनिए। भोजन कैसे हमारी बीमारी का कारण बन जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे जैसे आपने भोजन किया, मान लो गर्मी ठंडी की बात छोड़ें, बस इस पे ध्यान दें कि मान लो हमने भोजन किया, भोजन हमारे भीतर गया, दांतों से हमने चबाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं चबा पाते हैं। हालांकि सलाइवा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में तो मदद करता है दांत, लेकिन भोजन में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको मार देता है। मुंह में ही जो भोजन में बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है। उसके बाद भोजन की जो टूटी फूटी लुगदी है वो ग्रास नली से होते हुए पेट में जाती है, और इसी बीच में हम लोग पानी भी पीते रहते हैं, मन चाहा काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए पहले की भोजन को हमने खाया, भोजन हमारे पेट में गया। अब पेट में भोजन जाने के बाद क्या होता है, पेट में उसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अगर एंजाइम ना रहे तो जैसा हम भोजन खाएंगे वो भोजन वैसा ही रह जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो जितने प्रकार का भोजन लेते हैं उतने प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनको पचाते हैं। जैसे दाल को पचाने के लिए अलग से अमीनो एसिड होते हैं, फैट को तोड़ने के लिए हमारा जो पित्त होता है ना, आपने कभी सोचा है पित्त किस काम में आता होगा? तो जो हमारा बाइल डक्ट होता है, पित्त नलिका से निकलने वाला जो पित्त होता है बाइल, वह हमारे भीतर के फैट को तोड़ता है। जैसे हम तेल वाली कोई चीज खाते हैं, मान लो किसी व्यक्ति का डॉक्टर लोग गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। किसका निकाल देते हैं? ये जो लोग जरा सा एसिडिटी होने पे इनो पीना शुरू करते हैं, इन्हीं का कुछ समय के बाद गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो जो गाल ब्लैडर जिसका निकाल दिया जाए, पित्त जिसके भीतर से खत्म हो जाए, उसको एक बीमारी कॉमन हो जाती है। जैसे ही वो कोई तेल में तली हुई चीज, पकौड़ी कचौड़ी पकौड़ा कुछ भी लेता है, तुरंत उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि फैट को तोड़ने वाला सिस्टम ही निकाल दिया गया काट के।
क्योंकि उसके पित्ताशय में स्टोन हो गई, क्योंकि वह लगातार जैसे ही पित्त बढ़ता था, एसिडिटी बढ़ती थी, तुरंत वह जो है इनो ले लगा था। मतलब कारण को ही दबा देता था बार बार, जैसे कोई समस्या सिर उठाती है उसको दबा दिया। मतलब डर लग रहा है तो चद्दर ओढ़ के सो गए, इसका मतलब ये नहीं कि भूत चला जाएगा, भूत के लिए और आसानी हो जाएगी। वैसे ही हम लोग जैसे भी कोई बीमारी आती है बस उस बीमारी के ऊपर चढ़ बैठते हैं कि बस इसको जबरदस्ती दबा दिया जाए, और एलोपैथ में जबरदस्ती ही दबाने का प्रक्रम चल रहा है। किसी भी समस्या को जड़ से कैसे सही किया जाए ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरी जन्म लेती है। तो अब हम यहाँ देखें कि भोजन से जो बीमारियां बनती हैं वो क्या क्या बन सकती हैं। आज केवल इसी पे बात की जाएगी कि भोजन से जो बीमारी बनती है क्या क्या बन सकती है और कैसे कैसे हम उन बीमारियों को ठीक कर पाए आसान से तरीके से। अपने सामान्य नुस्खे की बात, जैसे ही कहते हैं घर में ही उपाय हैं, आपके बहुत सारे उपाय हैं, वैसे ही मन में आता है कि हमने तो सारा कुछ करके देख लिया है, हल्दी धनिया मटर टमाटर सब करके देख लिया है। विश्वास हमारा अभी भी उसी एलोपैथ पे है। तो ये कहीं ना कहीं जो भ्रम है ना, ये इसलिए है क्योंकि हम अपने विश्वास के पक्के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बार बार आजमा के देख लिया है और बार बार कभी कभी ही सफलता मिलती, नहीं तो असफलता हाथ आती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि देखिए, समझे पहले कि बीमारी कैसे कैसे जन्म लेती है। पेट में भोजन गया, पेट से भोजन हमने जो खाया था उसको एंजाइम ने तोड़ा मरोड़ा, पतला किया, पचने योग्य किया, डाइजेस्ट होने योग्य किया। अब जब डाइजेस्ट होने योग्य हुआ तो उसके बाद अंदर गया, छोटी पेट से छोटी आंत के ऊपरी वाले हिस्से में गया। 3 हिस्सों में बटी होती है छोटी आंत, 3 हिस्सों में बटी होती है छोटी आंत। और छोटी आंत नाम छोटा है लेकिन होती बहुत बड़ी है, और बड़ी आंत नाम बड़ा है लेकिन छोटी होती है। तो छोटी आंत बड़ी होती है। कुल मिलाकर के मुंह से रेक्टम तक, मतलब हमने खाना खाया और खाना का मल विसर्जन करने तक हमारे भीतर से कुल मिला के 33 से 35 फीट की दूरी तय करता है भोजन। 33 से 35 फीट की दूरी तय करता है। और एक कोई जरूरी नहीं कि रास्ते में ट्रैफिक ना मिले उसको, भोजन को ट्रैफिक भी मिलता है। और ट्रैफिक कहाँ से? ट्रैफिक हमने ही भीतर भर रखा है, पहले से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ऊपर से नया भोजन देखा, लालच लगा और तुरंत नया भोजन ले लिया। ट्रैफिक का ध्यान ही नहीं कि भीड़ अंदर जाएगा तो क्या होगा, टकराएगा, लड़ेगा, अंदर एक्सीडेंट होगा, बीमारियां पैदा होंगी, ये नहीं सोचना है। बस 2 मिनट 3 मिनट के स्वाद के लिए खा लेते हैं। अब देखें, जब आंतों भोजन हमारा बड़ी पेट से हमारा छोटी आंत में गया, छोटी आंत में 3 हिस्सा बोला जा रहा है मेरे द्वारा, आप लोग सुनिए। 3 हिस्से में सबसे पहला हिस्सा होता है डेओडेनम। डेओडेनम जैसे देखिए, मुंह में गले में कोई विशेष ऐसी संरचना नहीं होती है जो धारदार हो, नुकीली हो, या जिसमें रेशे लगे हुए हों। लेकिन हमारी जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसमें कांटे लगे होते हैं, छोटे छोटे। शिल्पा मैम मेरी तरफ देखिए, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। उन कांटों से जो है, ध्यान देंगे ना, अगर उन कांटों को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उन कांटों के भीतर थोड़ा थोड़ा छेद होता है, छोटा छोटा बारीक बारीक छेद होता है, उसी को रसांकुर कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब वो 2 काम करते हैं, एक तो ऐसे ऐसे आंतों हमारा आंतें हो गई या हमारे भीतर का कोई भी हिस्सा हो गया, हमेशा चलता रहता है, गतिमान रहता है, जीवंत रहता है। तो भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद वापस नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आधा खत्म हुए। आंटी मुझे लगता है हम लोग अगर कुछ वीडियो बंद करेंगे तो शायद उनके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व होगा। 2-4 वीडियो चालू रख के बाकी सब जने वीडियो या तो बंद कर दे। पर वो वीडियो बंद कर रहे तो कहते मेरे को काले काले चेहरे दिख रहे हैं सबके। हाँ, लेकिन मेरे को लगता है भैया कि जरा नेटवर्क का, क्योंकि पहले भी होता था इसलिए।
भैया अपने वीडियो बंद करेंगे हम सब अपने? अभी हम आ चुके हैं। फाइल गर्म होकर कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जब हमारा भोजन हमारी आंतों में जाता है, आंतों में रसांकुर लगे होते हैं, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं। एक काम तो वो करते हैं कि भोजन को तोड़ते हैं। दांत ने तोड़ा है फिर भी ठीक है, उसको संतुष्टि नहीं होती है, वो और थोड़ा तोड़ता है, तोड़ करके उसका रस चूसता है। और हमारे भीतर के जो भी अंग हैं हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, विशेष तौर पे आते हैं। और यही समस्या आती है जब लोग कहते हैं, डॉक्टर लोगों के पास हम लोग जाते हैं, हमारे पेट में तेजी से हाथ को धंसाते हैं। वो चेक करते हैं कहीं इसकी आंतें कठोर तो नहीं हो गई हैं, आंतें कड़ी तो नहीं हो गई हैं। अगर आंतें कड़ी हो गई हैं, उनका मोशन स्लो हो गया है, तो पक्की बात है कि पेट खराब है, लीवर पे असर जा रहा है, किडनी पे असर जा रहा है। तो पेट में एक दो बार हाथ डाल के जरूर दबा के देख लेते हैं। तो पेट में जो हमारी आंतें होती हैं सब कड़ी होने लगती हैं जब उनका मोशन कम होने लगता है। और कपालभाति का नाम हर किसी ने सुना होगा। जब हम लोग कपालभाति करते हैं तो हमारी आंतें ही ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और उनकी मोशन जो होती है ऐसे लहर मार के वो प्रॉपर होने लगती है। और जब हमारी आंतों में सही तरीके से मोशन होने लग जाए, आंतों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लग जाए, तो उसके भीतर जो रसांकुर या विलाई है, वो उनकी जो क्रियाशीलता, इस तरह से मैं हाथ हिला के दिखा रहा हूँ, ढेर सारे कांटेदार संरचना होती है जो ऐसे ऐसे चलती रहती। एक काम तो करती है भोजन को आगे धकेलने का, दूसरा काम करती है तोड़ने मरोड़ने का, तीसरा काम करती है चूसने का। इसीलिए उसका नाम है चूसकांग या एलविलाई या रसांकुर। रसांकुर आयुर्वेद की भाषा में रसांकुर। अब रसांकुर क्यों कहा? रस का अंकुर, रस यहीं से शुरू होता है। अब हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं उनसे 7 चीजें बनती हैं। 7 चीजें बनती हैं, इनको सही मायने में धातु कहते हैं। यही धातु, जैसे धातु लोहे की धातु होती है, स्टील की धातु होती है, वैसे हम मनुष्यों की भी धातु होती है, जिसमें मांस एक नरम धातु है, ब्लड एक बहने वाली धातु है, संयोजी ऊतक है। तो उसमें देखिए 7 धातुएं आती हैं शरीर में, जो हमारे भोजन खाने के बाद बनती हैं, जिसमें रस, जैसे भोजन खाया तो भोजन का रस ही तो बनेगा ना। पहले भोजन से डायरेक्ट ब्लड नहीं बनता, पहले रस बनता है। रस बनता है, उस रस को रसांकुर चूसता है। अब ध्यान देना यहीं से। अब मान लो आपने बर्गर पिज्जा खाया, चाउमीन खाया, चाउमीन का रसांकुर वो नहीं देखेगा, उसके पास ब्रेन तो है नहीं कि चाउमीन आया है इसका रस मुझे नहीं चूसना है। उसके पास जो जाएगा उसका रस चूसेगा, चाउमीन का भी चूसेगा, आप बादाम अखरोट खाओगे उसका भी चूसेगा। हाँ, एक दिक्कत तब आती है, एक दिक्कत तब आती है जब हम लोग मैदे और बेसन की तली हुई चीजें, ऐसी तली भुनी चीजें खा लेते हैं। रसांकुर का जो मुहाना है ना, जहाँ से बेचारा चूस रहा था, उसके मुंह पर के ही जाकर के ये मलबा जमा हो गया। बेसन, मैदा, बिस्किट, तेल वाली चीजें जाके जमा हो गई। अब रसांकुर ढेर सारे हैं, लेकिन सबके मुंह पे थोड़ा थोड़ा मलबा जमा है। अब बताओ, जहां से उसको ताकत लेनी थी उसका मुंह ही बंद कर दिया गया। अब बेचारा कैसे चूसेगा रस? अब फिर मालिक, मतलब शरीर का मालिक, चाउमीन बर्गर पिज्जा छोड़ भी दे और कहे कि अब मैं बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, भारत की सबसे नंबर 1 दवा खाता हूँ ताकत की, लेकिन मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं आ रही है? तो ताकत यूं नहीं आ रही है क्योंकि भीतर जो रसांकुर था उसके मुंह पे कचरा जमा हुआ है। सबसे पहला काम करो कि पेट को साफ करो, आंतों की सफाई करो। एनिमा ले सकते हो, नौली नचा सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, या फिर पेट को साफ करने वाली विरेचन की बहुत सारी औषधियां, जैसे अरंडी का तेल यूज कर सकते हो, बादाम रोगन का यूज कर सकते हो। यह डिपेंड करता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। प्रकृति के अकॉर्डिंग विरेचन की औषधियां दी जाती हैं। बहुत सारे चूर्ण भी आते हैं, उनको खा करके पहले बॉडी को प्यूरिफाई कराया जाता है, उसके बाद तब नई औषधियां दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एलोपैथ के हिसाब से कुछ नहीं। वहां पे जाके बोल दोगे कि मैं कुछ भी खाता हूँ शरीर में नहीं लगता है, तो फिर आपको एक नई दवा दी जाएगी कि ले जाओ मेरी दवा, इससे आपको ताकत आ जाएगी। जितनी जगह जाएंगे उतनी जगह नई नई दवाएं मिलेंगी। मैं जो आज आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक भयंकर बीमार व्यक्ति रहा हूँ अपने प्राचीन काल में, और वो मेरे लिए प्राचीन ही रहे तो ठीक है। वो बहुत बुरी दौर से गुजरे हैं हम। लगातार 8 सालों तक दिल्ली, बनारस, बीएचयू, लखनऊ पीजीआई सारी जगहों से वापस लौटा दिए गए, और अंत में होम्योपैथ की अदनी सी दवा से ठीक हो गए। समस्या कहीं और थी, उपचार कहीं और हो रहा था। बीमारी गले में थी और टीबी की दवा खिलाई जा रही थी। क्या कहेंगे इस एलोपैथ को और इन बड़े बड़े नाम को जिनको हम कहते हैं एमबीबीएस, एमडी।
जो कि प्रख्यात भारत के सबसे नंबर 1 टीबी का हॉस्पिटल, वहां पे भी दवा चली तो केवल टीबी की चली, जबकि समस्या गले में थी, गले में थी और नाक में थी, जबकि दवा चलाई जा रही थी लाक्षणिक चिकित्सा, बिना जांच किए बस देख करके ही समझ लेना कि बच्चे को टीबी हो गया है, और फिर बचपन में ही टीबी की दवा खिला देना। और आप लोग को बता दूं कि कम्बुटाल एक ऐसी दवा होती है टीबी की, जिसको एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर एक टेबलेट केवल खिला दिया जाए, स्वस्थ व्यक्ति को, शाम तक वो बिस्तर पे मिलेगा, बोलेगा कि मेरे को बहुत थकान आ गई केवल एक टेबलेट से, और मेरे को 6-6 महीने 2 बार खिलाया गया है, पूरी डोज खिलाई गई, एक दिन का उसमें गैप हो गया, फिर 6 महीने पूरी डोज खिलाई गई। तो इसलिए शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ा था। वो तो योग का धन्यवाद कि योग की शरण में आने के बाद धीरे धीरे शरीर रिकवर करता गया, और शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा सबसे मजबूत हो गया। प्रेमलता जैसे दीदी, जैसे जैसे फेफड़ा और कंधा, जिसके दम पर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बार क्रिएट किया। तो जो कमजोरी है उसी को मजबूती बना लिया, क्योंकि उसी चीज से हमने झेला, उसको हमने देखा, और जब मैं देखता था तो मैंने कई चीजें झेला, और बीमारियां आती हैं तो मनोकायिक स्तर पे बड़ा कमजोर करके जाती हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि धर्म की शरण थी शुरू से ही, तो मनोकायिक स्तर पे कमजोर नहीं हुए, शारीरिक स्तर पे बहुत कमजोर हुए, लेकिन मन जो है हमेशा से मजबूत होता गया, और कालांतर में धीरे धीरे मन और मजबूत होता गया, और मन की मजबूती ही बाद में शरीर की मजबूती बनी, और उसी की बदौलत आज आप लोगों के सामने भी हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि हम लोग कारण पे ना जाकर के सीधे निदान पे जाएं, तो उसी बेस को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ सिविल सर्विसेज का, तो तोड़ तोड़ की चीजों को सम्मुख रखना मेरे लिए थोड़ा सा भगवान की कृपा से सुलभ होता है, और मैं वही चाहता हूँ कि चीजों को सरलीकृत कर दिया जाए हर किसी के लिए, ताकि हम आसानी से समझ जाएं, और समझ जाने के बाद शायद अपना उपचार हमको कहीं और बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, हम खुद कर डालेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि देखना है कि जो हमारे भीतर के रसांकुर थे जो चूस रहे थे, उनके मुहाने पे कुछ जमा हो गया, उसको कैसे साफ कर दिया जाए। तो एक तो अगर कचरा जमा है आपके कपड़े पे, कपड़ा कोई गंदा हो गया, धूल जम गई, 2 तरीके हैं साफ करने के, एक तो डिटर्जेंट डालो वॉशिंग मशीन में, या तो फिर हाथ से साफ करो पटक पटक के भिगो के उसको, या तो फिर इसको इंस्टेंटली साफ करना है तो फिर ऐसे झिड़क करके साफ कर देंगे तो भी काफी हद तक साफ हो जाएगा अगर धूल जमी है तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे झिड़क के कपड़े को साफ करने की, मैं इशारा कर रहा हूँ कपालभाति की तरफ। जब कपालभाति पे ऐसे झटका लगता है पेट पे, वो झटका पेट पे नहीं लगता, वो बेसिकली आंतों पे लगता है। और कहाँ लगता है? छोटी आंत पे लगता है। छोटी आंत के बाद सेकेंडरी ऑप्शन होता है बड़ी आंत, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, हमारे साइड में फैली होती हैं। लेकिन एक मुख्य हिस्से की बात जो हमारा, जी जी हाँ, ट्रीटमेंट के बारे में पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा 3 दिन आप लोग के साथ रहूंगा, तो हमें अपना ट्रीटमेंट कहाँ करना चाहिए, और हमारे मन में जो जो सवाल उठेंगे उन सारे सवालों का जवाब आगे की क्लास में दिए जाएंगे। अभी जो चल रहा है उसको इसी क्रम में चलने दिया जाए, नहीं तो बीच में ही सवाल जवाब होने लगेगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और चीजें इधर उधर हो जाएंगी। तो कोशिश किया जाए कि सवाल जवाब बाद में कर लिया जाए, और अभी मैं आप लोग के साथ 2-3 दिन रहूंगा, इसके बाद भी अगर जुड़ना रहा तो जुड़ते रहेंगे, तो ठीक है। तो अब आते जो भोजन को चूस रही थी, उनको चूसने में उनके आगे जमा है मलबा, एक तो दवाओं के माध्यम से साफ कर सकते हैं, ऊपर से बेहद आसान तरीका कि पेट को रोज जो है 5 मिनट झटका देना अंदर की तरफ, कपालभाति करना, ताकि आंतों में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो और आंतें हिले डुले ऐसे ऐसे, तो उनके ऊपर जो जमा हुआ मलबा है वो सही हो जाए। बस अब आगे सोचिए, आगे देखिए, यहीं से बीमारियों के बारे में पकड़ा जाए। तो एक तो ये समस्या हो गई कि हमने खाया पिया और शरीर में लग नहीं रहा है। ये लोग कहते हैं ना मेरे को शरीर में खाया पिया नहीं लगता, कितना भी अच्छा खाता हूँ। एक बीमारी तो यही हो गई। दूसरी बीमारी, अब मान लो हमारी आंतें सही भी हैं, उनके ऊपर मलबा जमा नहीं है, हम लोग हल्का फुल्का कपालभाति करते भी हैं, उसके बावजूद बीमार हो रहे हैं। अब देखें क्यों, क्या हो रहा है। मान लो हमने अपनी ऋतुचर्या दिनचर्या सही नहीं किया, हम जो भोजन गर्मियों में आदर्श हुआ करता था हमारे लिए, वही भोजन बरसात में भी खाए जा रहे हैं। गर्मियों में ठंडा पानी पीते थे, आज भी पिए जा रहे हैं। आज भी कोका कोला मन करता है तो पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी तो आई नहीं, बरसात का सीजन है, बरसात में तो चलेगा ऐसा मान के पी लेते हैं। या फिर तासीर कोई चेंज करने का तजुर्बा नहीं है, जैसे जो मन में आया वो चीज खाए जा रहे हैं। वात पित्त कफ के बारे में कोई बेहद गहरी जानकारी नहीं है, हल्की फुल्की जानकारी, उसके हिसाब से थोड़ा सा जजमेंट लेकर के करते चले जा रहे हैं। तो देखिए, आंतों ने भोजन को सोखा, मानो आपने चाउमीन खाया,
चाउमीन का रस निकला, क्योंकि आंतों के पास दिमाग नहीं है कि चाउमीन है तो इसको ना खाएं, इसको छोड़ दें, इसको एनस से बाहर कर देना चाहिए, नहीं, वो नहीं सोचेगा, वो सीधे उसको चूस लेगा। चूस लिया, चूसा, चूसने के बाद क्या करेगा, ले जाकर के लीवर को देगा। ठीक है, दाहिने तरफ इशारा कर रहा हूँ। 1.5 से करीब 2 किलो वजन का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम होता है लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। खासियत सबसे बड़ी इसकी ये है कि शरीर की सबसे ज्यादा रीजनरेट होने वाली ग्रंथि है ये। ठीक है, रीजनरेट क्या, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से आ जाती है, वही हाल हमारे लीवर की है। लीवर का ठीक होने का दर शरीर के किसी भी अंग से सबसे बेहतर है। लीवर में चोट लगे, लीवर में बीमारी हो, लीवर अपने आप को अपने आप ही रिकवर कर लेता है। ठीक है, हाँ, आगे दूसरी चीज, लीवर अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखता है। दूसरी एक समस्या हमारे शरीर में एक और होती है, देख लीजिए ध्यान से, इसको समझ लीजिए। लीवर की, डॉक्टर जब हमको कोई बुखार की, जुकाम की कोई दवा देता है, उसमें एक शाम को खाने के लिए दवा देता है कि रात में गर्म दूध के साथ ले लेना। कोई बिकोसूल, बिकोजिंक, एस्टिफरजेट, कोई भी एक मल्टीविटामिन जरूर दे देता है। वो जानता है कि जो मैं दवा दिया हूँ उसका नुकसान पड़ेगा आदमी को, लीवर पे नुकसान जाएगा, किडनी पे नुकसान जाएगा, पेट नहीं साफ होगा, उसके साथ एक हिलाक, उसके साथ कोई और दवा पेट साफ होने की, मेट्रोजिल या कोई भी दवा गैस तोड़ने की, पेट साफ करने की, कोई ना कोई एक दवा नहीं देंगे, एक दवा के साथ 3-4 दवा, और 3-4 दवा किस चीज की, एक दवा बीमारी ठीक करने की, 3-4 दवा उस बीमारी को, असर को कम करने की। और उपहार स्वरूप सर्च करो गूगल पे तो मिलेगा हर एक दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, और मिली जुली रणनीति ये तो वही सारी दवाइयां मिल करके आगे कोई नई बीमारी पैदा करती हैं। जैसे कोरोना के बाद चली हुई बहुत सारी दवाइयां, बेटनीसाल, डेक्सोना, डेकाडान, या फिर तमाम तरह के स्टेरॉइड जो दिए गए, उनके सारे परिणाम पड़ रहे हैं। किसी का मेमोरी सही से नहीं काम कर रहा है, याददाश्त खराब हो गई है, किसी की आंखों में दिक्कत आ रही है, किसी के बाल में, किसी के शरीर में अभी भी थकान नहीं जा रही, जबकि 2-3 महीने हो गए कोरोना ठीक हुए। ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब देखना कि जब हमारे भोजन हमारे अंदर गया, आंतों ने सोखा, लीवर को दिया, अब लीवर के पास भी ब्रेन नहीं है कि बुरी चीज आ रही है नहीं लूं, नहीं, वो लेगा जो भी उसके पास आएगा, चाहे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा का रस आ रहा है, चाहे वो किसी अखरोट, बादाम या दूध का आ रहा है, पौष्टिक चीज का आ रहा है या अपौष्टिक चीज का आ रहा है, उसको लेना है, वो लेगा। लीवर ले लिया, अब लीवर लेकर क्या करेगा, जैसे मैंने बोला रस हमने खाया भोजन, तो भोजन से रस बनेगा, रस से सेकंड चीज रक्त बनेगी। ठीक है, रक्त, ब्लड, रस से रक्त, रक्त से रस, रक्त, मांस, मांस बनता है। इसके बाद मांस, ये जो हम लोग का मांस दिखता है ना, मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद मतलब क्या, वो जो चर्बी होती है ना जोड़ों जोड़ों पे, जब दूषित होती है, जैसे बरसात का मौसम है, फिर ठंडी का मौसम आएगा, प्रकोपित होता है, वात प्रकोपित होता है, कफ प्रकोपित होता है। कफ क्या है, कफ हमारे शरीर का मेद है, जो हमारे जोड़ों जोड़ों पर, विसर्पी जोड़ों पर, विसर्पी मतलब जहाँ पे हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, उन जोड़ों पर ग्रीस पाई जाती है, उस ग्रीस को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और वो बनता कैसे है, हमारे भीतर जो भोजन गया है ना, उसी भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज बनता है। 7 धातुएं बनती हैं, 7 धातु से मिलकर बना है यह पूरा शरीर, 5 तत्वों से मिलकर बना है यह पूरा शरीर। 3 जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, वो शरीर में रहते हैं, वास करते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। 7 धातुएं, 3 दोष, 7 धातुएं, 3 दोष और 5 तत्व, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको हम आगे आने वाली क्लासों में तोड़ तोड़ के समझाएंगे। समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि बीमारी हमको क्यों क्यों कैसे कैसे हो रही है, हमारा चक्र कौन सा डिसबैलेंस हो रहा है, किस चक्र पे प्रभाव पड़ रहा है, किस प्राण वायु पर प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर में। तो अब देखना, जब हमारे भीतर ये रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातुएं बनती है ना, तो अगर हमने गलत भोजन किया तो हमारा धातु ही गलत बन जाएगा। अब बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही बन जाएगा। मान लो लीवर के पास गलत रस आ गया, अब लीवर उसको फिल्टर कर रहा है, उसमें उसको लीवर सिरोसिस हो रहा है, लीवर में स्वेलिंग आ रही है। या फिर हमारे भीतर का भोजन इतना इतना अम्लीय है, इतना अम्लीय है कि भीतर से जो पित्त बन रहा है, जैसे हमारा जो पाचन सिस्टम है ना, हमारे गलत भोजन की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, पूरा सिस्टम भूल जाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हित में है, क्या अनहित में है। फिर हमारा भोजन जो हमारे भीतर आया है, उस भोजन को लीवर क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है, उसमें जो ताकत होती है लीवर अपने पास स्टोर करता है। और फिर रस से रक्त बनेगा, रक्त हमारे हृदय में जाएगा,
अब यहाँ से ध्यान देना आप लोग। जैसे हमारे घर में मोटर है ना, मोटर में अगर हम एग्जाम्पल यही लेते हैं, आसान रहता है, मोटर में धरती माता से नीचे से पानी की बजाय शहद निकलने लगे, सौभाग्य, शहद निकलने लगे, पानी की टंकी पूरा शहद से भर जाए, तो फिर क्या होगा? मजा तो आ जाएगा क्योंकि शहद आ गया, पूरा बेचेंगे, पैसा पैसा आ जाएगा, पानी तो कहीं भी मिल जाएगा। तो ऐसा सोच के, और सोचो कि जब हमारे मोटर के पंखे पर शहद का दबाव बनेगा तो क्या होगा? मोटर के पंखे पे शहद की सांद्रता, जो विस्कोसिटी होती है, पानी से ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं कम होती है। तो फिर क्या होगा? शहद के जो घुमाव है मोटर के पंखे का, उस पर ज्यादा बल पड़ेगा। अब मोटर का पंखा क्या है, किसकी बात हो रही है? हृदय की बात हो रही है, क्योंकि ब्लड में हमने दूसरी चीजें खाई है ना, तो ब्लड में कहीं न कहीं उसका असर पहुंच जाता है। जैसे ब्लड हमारा मोटा होने लगता है, जब ब्लड हमारा मोटा होने लगता है, हृदय को पंप करने में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो पाइप, किसी को पाइप पानी में जा रहा है, किसी पाइप से पाइप को पकड़ के दबा दो तो कहेंगे, पाइप को पकड़ के दबा देंगे तो कहेंगे मोटर के ऊपर बल लग रहा है। ऐसे ही होता है कि हमारे भीतर जो दूषित पदार्थ गया, लीवर के पास ब्रेन नहीं है कि उसको छांट के अलग कर देगा, नहीं, वो किडनी के पास है, और किडनी के पास अभी उसकी चीज नहीं गई है, ध्यान देना। तो अभी लीवर ने हमारे मान लो हार्ट को दिया, हार्ट में ब्लड गया, ब्लड गाढ़ा है क्योंकि ब्लड में बहुत जो है दूषित चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, हमने अशुद्ध भोजन लिया है, अशुद्ध रस बना है, रस से अशुद्ध रक्त बन गया। अब अशुद्ध रक्त के भीतर गाढ़ापन आ गया तो हमारे हृदय को पंप करने में बल लगाना पड़ा। तो हम अपने हाथ को पकड़ के हाथ से दबाएं तो इसको कहते हैं ना हैंड प्रेशर, एयर से दबाव डालते हैं तो कहते हैं ना एयर प्रेशर। तो जब ब्लड से प्रेशर बनेगा तो कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हृदय को ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। अब कुछ हम ऐसा कमाल कर दें कि ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाए, पतला हो जाए, जितना होना चाहिए उतना हो जाए, तो फिर अपने भीतर कुछ ऐसी आयुर्वेद की चीजें खा सकते हैं हम, जो सीधे सीधे एस्पिरिन जैसा, 1850 जैसा, जो एलोपैथ की दवाइयां होती हैं ब्लड को पतला करने की, वैसा काम कर जाए, तो फिर हमको बाहर से दवा लेनी ना पड़े। अब ऐसा भी क्यों करें कि हम अलग से जो है आयुर्वेद की दवा बना करके खाएं या आयुर्वेद की दवा खरीद के खाएं? उससे बेहतर तो है कि हम अपने घर में ही कुछ ऐसा भोजन ही करना शुरू कर दें कि हमको बोझ भी ना पड़े कि हम दवा खा रहे हैं, कोई कहे भी नहीं कि यह बीमार है, और हम भोजन करते करते ठीक हो जाएं, या फिर अपने भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन करके ठीक हो जाएं। एक बीमारी तो यहाँ से हुई हार्ट की, एक बीमारी यहाँ हुई लीवर की, एक बीमारी यहाँ हुई नीचे कि भोजन करते हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। अब आगे देखेंगे, रस रक्त तक पहुंचे हैं, मांस की बात करते हैं। मांस, मांस हमारे भीतर पित्त वाला जो मांस होता है ज्यादा गंध पैदा करता है, कफ वाला थोड़ा नॉर्मल होता है, वात वाला बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो अगर मांस की बात करें, मांस हमारे शरीर में, सोच लो कि अगर आपका रस ही खराब है, चाउमीन से बना हुआ रस है, लोग कहते हैं ना मांसाहारी कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन दूषित है। तो दूषित चीजें अगर लेंगे तो हमारी मांस भी दूषित होगी, तो हमें चमड़े के विकार होना शुरू हो जाएंगे। जी, हाई बीपी का ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं ट्रीटमेंट बताने के लिए ही आया हूं, लेकिन मैं पहले कारणों पे ही बताना चाहता हूं। अभी हम 3 दिन साथ रहेंगे, तो वैसे भी एक झटके से मैं बताऊं तो ब्लड को पतला करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लड को पतला करती हैं। जैसे अदरक है, लहसुन है, हल्दी है। अदरक, लहसुन, हल्दी, 2 कली लहसुन नहीं खाते हैं जैन धर्म में, है तो केवल अदरक। अदरक को 5 से 7 ग्राम अदरक कूट करके, पीस करके पानी में डाल के उसका रस निकाल देंगे, है ना। उसमें आधा चम्मच से भी कम, अगर बीपी हाई है तो हल्दी नुकसान करता है, तो आधा चम्मच हल्दी डाल करके उसका घोल बना के उसको पीना शुरू कर देंगे। एक तो बॉडी प्यूरिफाई, ऊपर से ब्लड भी प्यूरिफाई। और धीरे धीरे आप पाएंगे, या फिर आप कंटेंट सर्च करना चाहते हैं तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को देख सकते हैं आराम से। उन्होंने बोला भी है कि जो कंटेंट हल्दी में, अदरक में और लहसुन में होते हैं, वही कंटेंट आपको जो सार्बिट्रेट होती है ब्लड को पतला करने की दवा एलोपैथ में जो खिलाते हैं, या फिर जो 1850 होती है जो ब्लड को पतला करने की दवा, मैं नाम ले रहा हूँ, जो मशहूर एस्प्रिन होती है, वही सारे कंटेंट, वही सारे फार्मूले आपको इनमें मिल जाएंगे। लेकिन डॉक्टरों की बात कही गई है
और हमारी फ्रेमिंग, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है कि हम वही चीज करेंगे जैसे दुनिया कर रही है, मेडिकल हॉल का चक्कर, डॉक्टरों का चक्कर। तो फिर इस तरह से बीपी को कम कर सकते हैं, और बीपी को हाई या कम करना ये सब बताया जाएगा आगे। अभी ध्यान देते जाएं एक एक बीमारी पे। तो बात पहुंची थी मांस पे चमड़े की बीमारी होने लगेगी, जैसे क्या, जैसे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन। मैं इस पे हमला कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यही चीजें अक्सर आजकल रूटीन में आ गई हैं। फास्ट फूड की चीजें, पैकेजिंग की चीजें, जो डिब्बे बंद चीजें आती हैं, तो डिब्बे बंद चीजें बड़ी पसंद आती हैं क्योंकि उसमें कुछ पसंद की चीजें मिलाई जाती हैं, केमिकल, जो हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर देती हैं। उनके प्रति हमारी इतनी संवेदनशीलता होती है कि बाहर से बनाया गया पकौड़ा और बाहर से बनाई गई चाउमीन, बर्गर, पिज्जा अच्छा लगता है, जबकि अगर उसको घर पे बनाया जाए तो उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ट्रिगर करने वाले कुछ चीजें मिलाई जाती हैं। तो ऐसी चीजें हम उसके हैबिचुअल बन जाते हैं, और बाजार से लाके खाएंगे तभी मजा आएगा, ऐसा भी हो जाता है। तो मांस हमारा दूषित होगा तो क्या होगा, चेहरे पे दिखेगा सब, है ना, चेहरे पे पिंपल्स दिखता है, तो हम बाहर से उपाय करते हैं कि लाओ ये क्रीम लगा दो इससे ठीक हो जाएगा, वो क्रीम लगा दो उससे ठीक हो जाएगा। कभी हो ही नहीं सकता कि बाहर से पिंपल्स ठीक हो जाएं, क्योंकि चेहरे का कनेक्शन सीधे आपकी आंतों से है, आपकी आंत से है, आपके लीवर से है, आपके किडनी से है। मामला भीतर से खराब है तो बाहर से क्यों पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, कभी नहीं हो सकता। एपिडर्मिस हिस्से पे कुछ चीजें असर कर सकती हैं, आपके चमड़ी को पतला कर सकती हैं, एक लेयर साफ कर सकती हैं, कुछ उसमें क्षारी चीजें मिला दी जाए जो काट करके गायब कर देती हैं। लोग कहते हैं हम गोरे हो गए, गोरे होने के बाद फिर क्या होता है, बहुत बुरी तरह से काले होते हैं। कोई क्रीम उरीम कोई काम करती नहीं है। और अगर आपको सुंदर होना है तो आपको अपने पेट पे काम करना पड़ेगा। जो मांस बनती है ना, जो मेद बनती है ना, इसके स्तर पे ही काम करना होगा। और तो और ध्यान दो, आभा बढ़ानी चाहिए। व्यक्ति काले गोरे होने से सुंदर नहीं होता, जिसकी आभा प्रखर है वह व्यक्ति अपने आप सुंदर हो जाएगा। जिसकी आभा प्रखर है, ध्यान देना, वो व्यक्ति अपने आप सुंदर होता जाएगा। नहीं तो कोई कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी आभा ही कमजोर हो जाए, उसका तेज ही कमजोर हो जाए, ओज ही मरने लग जाए, फिर वो कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसको देख करके जाने दीजिए। अंग्रेजों को देखा होगा आपने। तो एक बार एक भागवत कथा का छोटा सा संदर्भ याद आया कि भागवत कथा में एक छोटा संदर्भ ये बोला कि किसी ने कहा कि भगवान हम लोग काले काले हैं, यहाँ इंडिया वाले काले काले। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, विदेशियों को देखो, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कोई जो मिट्टी का बर्तन है उसको पकाया जाए, आध पका रह जाए, ना पूरा पक पाए, तो वैसे लगते हैं वो लोग। और हम लोगों में क्या है कि हम लोग बिल्कुल एकदम से भी नहीं पके हैं कि काले काले अफ्रीका वाले जैसे हो जाएं। हम लोग उतना पके हैं जितना पकना चाहिए। भगवान यही के थे तो शायद हमारे तरफ क्षेत्रवाद किए होंगे, मथुरा के थे, और अपने भी काले होके दिखा दिए, तो उनका प्रभाव। तो हम लोग उतने हैं जितना हमको होना चाहिए, लेकिन इतने पे भी कई लोग संतुष्ट नहीं है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने पेट पे काम करो, पेट को सही करो, आभा को सही करो, क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उसके बाद ओज, लास्ट वाली जो धातु है सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए। रक्त दूषित हो गया चलेगा 2-4 कदम, रक्त दूषित हो गया 2-4 कदम चलेगा, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर वाले भी काफी समय तक जी लेते हैं। लेकिन रक्त दूषित हो गया तो भी चलेगा, मांस दूषित हो गया, चमड़ी की बीमारियां हो रही हैं, उकवद है, चमड़े की तमाम बीमारियां जो इस समय पित्त प्रकोपित होने पे दाद, खाज, खुजली, उकवद, ऐसी तमाम समस्याएं हो रही है ना, जो समस्याएं इन दिनों हो रही हैं, इन समस्याओं का जो कनेक्शन है ना पेट से ही है। तो हम क्या सोचते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं को भारी मान लेते हैं। हमको ये देखना होगा कि हमारी आभा पुष्ट रहे, हमें अंतिम धातु पे काम करना होगा। अगर जिसने मेन टारगेट पे काम करना शुरू कर दिया, बीच वाले सब अपने आप सही होते जाएंगे। जिसको अपने आभा की, अपने लेस्या की फिक्र हो गई, जैन धर्म में लेस्या कहते हैं 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कपोत, तेजो, पद्म, शुक्ल। तो ये जो लेस्याएं होती हैं, लेस्याओं को प्रखर करने का काम करेंगे। अगर लेस्याओं को प्रखर करने का काम जिसने कर दिया, उसका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तक फिट हो जाएगा, शुक्र तक फिट हो जाएगा, संतानोत्पत्ति और अच्छी संतानें पैदा होंगी। मेद अच्छा रहेगा तो घुटने में दर्द नहीं होगा जो आजकल हो रहा है कफ के प्रकोपित होने से। कफ 5 प्रकार का, वात 10 प्रकार का, जो शरीर में वात मतलब प्राण, उस तरह से तो वात से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। लेकिन वात का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में 10 प्रकार की हवा होती है, जिसमें 5 प्राण,
प्राण अपान उदान समान व्यान और 5 उपप्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, अभी बस सुनते जाइए इसको। ऐसे प्राण हो गए, ऐसे ही वात हो गए, वात के अलावा हमारे शरीर में कफ होती है, कफ भी 5 प्रकार की। ऐसे ही पित्त होती है, पित्त भी 4-5 प्रकार की। ये जो प्रकार होते हैं ये हमारे बीमारियों का कारण बन जाते हैं, प्रकोपित होने पे असर दिखाते हैं। इनसे हम एक एक करके तोड़ तोड़ के इसको बताएंगे। तो अब देखो 7 धातुओं पे ही आज क्लास चल रही है, 7 धातुओं पर ही आज क्लास चल रही है कि हम अपने भोजन को खराब करेंगे तो हमारी 7 धातु ही खराब हो जाएगी। और 7 धातु का कनेक्शन सीधे हमारे त्रिदोष से है, वात पित्त कफ से है, और इसका भी कनेक्शन सीधे हमारे पंच तत्वों से है, धरती से, आकाश से, हवा पानी से और जल से। और धरती आकाश हवा पानी जल के एसेंस हैं हम। ऐसे देखने पे तो लगता है कि कहाँ मिट्टी है, कहाँ आकाश हमारे भीतर है, हम तो हाड़ मांस के पुतले हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें यही चीजें हमारे भीतर हैं, मिट्टी है, हवा है, पानी है, अग्नि है और जल है। बस इसका एसेंस निकाल के हम बने हैं और इसको संचालित करने वाला प्राण है। तो अगर हम इसके बेसिक नेचर पे जाएं और बेसिक पे ही काम करना शुरू कर दें तो हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो घुटने का जो दर्द हो रहा है आजकल, जो पेट नहीं साफ हो रहा है आजकल, उसका कारण केवल इतना है कि अचानक गर्मी से ठंडी, अचानक गर्मी से मौसम ठंडा पड़ गया, हमारा पित्त, हमारा जो भीतर की जठर अग्नि जो जलनी चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं जल रही है। तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर पेट सही से काम नहीं कर रहा। हर किसी का लगभग पेट खराब है जो सही नियम क्रम में नहीं है। अपच हो रही है और बाल झड़ रहे हैं और दिल में कफ प्रकृति हावी हो जाती है रह रह करके। अचानक से पित्त हावी हो जाती है, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत आता है, एंजाइटी जैसा हो रहा है, बेचैनी जैसी हो रही है इन मौसमों में आकर के। या फिर कफ हावी हो गया तो ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कहीं किनारे अकेले में जाके बैठे हैं, डिप्रेशन जैसा कुछ लग रहा है। ये जो हमारे भीतर त्रिदोष चलते हैं ना, ये हमारे त्रिगुण को प्रभावित करते हैं। त्रिगुण क्या, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण जब आता है, शुद्ध सत्व समता विज्ञानाकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हमारे भीतर शुद्धता हो, समता हो, प्रसन्नता हो, खूब हमारे भीतर खुशहाली हो, तो समझना चाहिए सतोगुण प्रभावी हो गया। सतोगुण प्रभावी हो गया हमारे भीतर तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं। इसका सीधा सीधा उल्टा है तमोगुण। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहोरा। इस शरीर में ही कलयुग छा जाता है जब हमारे भीतर तमोगुण आता है, और तमोगुण आते ही ये जो वात पित्त कफ है प्रकोपित होने लगता है। हमारे भीतर हवा पानी मिट्टी जल आकाश जो हम बोलते हैं पंच तत्व, इनको भी अनियंत्रित करने लगता है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार तक प्रभाव होने लगता है भीतर ही भीतर, और हम बेबस हो जाते हैं। लगता है हमको कोई और ऑपरेट कर रहा है, और सच में करता है। थोड़ी सी चूक हुई भोजन में, न केवल भौतिक आहार बल्कि मानसिक आहार की भी बात ले ली जाए, थोड़ी सी चूक होती है, हम गलत चीजें सुन लेते हैं, गलत चीजें देख लेते हैं, गलत बातें अपने भीतर रख लेते हैं, मतलब गलत भोजन ले लेते हैं ज्ञानेंद्रियों से, या फिर अपने मुख से गलत भोजन ले लेते हैं। तो यह हमारे पूरा भौतिक शरीर और भीतर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उन पे पूरा असर दिखाता है। तो हमें इस ऋतुचर्या में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इस पे ध्यान दें। हमें इस समय में जब हमारी जठर अग्नि मंद हो रही है, जठर अग्नि तेज करने के लिए हमारे भीतर की जो जठर अग्नि है, मतलब हमारे भीतर का जो पित्त है, बरसात के मौसम में जो प्रकोपित हो चुका है, इसको सही करने के लिए इसको बैलेंस करना होगा। क्योंकि तवे पे रोटी बनती है ना, उसे पानी डाल दो, वो तेजी से चिल्लाएगा, उस पे स्पॉट बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे। इस समय बच्चे बड़े नाजुक होते हैं और बच्चों को चर्म रोग सबसे ज्यादा होता है बरसात के सीजन में, पित्त प्रकोपित हो जाता है। ऐसे ही हम बड़ों के साथ भी होता है, चमड़े के रोग ऐसे ही होने लगते हैं। स्किन के ऊपर एपिडर्मिस हिस्से पे भीतर जमा हुई अशुद्धियां ऊपर आकर के दिखाई देने लगती हैं, चेहरे पे पिंपल्स आना, या फिर बालों की जड़ों में जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वो भी एक छोटा सा कारण होती है। लेकिन फंगल इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जागृत हो जाते हैं। उनके लिए बड़ा अनुकूल होता है ये शरीर, उनके लिए खेती है, फील्ड है, और इस खेती में उनका जागरण बड़ा बढ़िया होता है बरसात के मौसम में। तो हमको क्या करना चाहिए, इस जमीन को जो फर्टाइल है जीवाणुओं के लिए, विषाणुओं के लिए, इसके खिलाफ काम करना होगा। योग इसके खिलाफ आपको तैयार करेगा।
योग करेगा या फिर अपना भोजन करेगा। तो हमारे जो भीतर की गर्म चीजें जो ठंडी पड़ गई हैं, हमारी तासीर जो ठंडी पड़ गई है, उसको गर्म करने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि हमारी प्रकृति क्या है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनका बरसात में भी मस्ती से चल रहा होगा, खूब पकौड़े, खूब बर्गर, खूब पिज्जा, और आसानी से पेट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के अनुकूल हैं। उनका बॉडी इस प्रकृति को आराम से झेलने लायक है। 3 तरह के मानव होते हैं, हम लोग 3 तरह के हैं, वात, पित्त, कफ। तो अगर हमारा बॉडी इस मौसम के अनुकूल रहने लायक है, तब तो हम आराम से चला ले जाएंगे, जो मन में आएगा खाएंगे, पचाएंगे, मस्ती से जिएंगे। लेकिन जिनका अनुकूल नहीं है, वो झेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग झेल ही रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो त्रिदोष होता है ना, वो सम नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, और मौसम पाते ही वो समस्या शुरू हो जाती है। तो देखें, अब जब भोजन लिया हमने, भोजन को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं है, भोजन हमारे प्रकृति के विपरीत है, मौसम ठंडा है, और भोजन हमने भारी कर लिया, भोजन भारी कर लिया। अब पेट उसको पचाने लायक नहीं है, तो उसको अपच भोजन छोड़ देगा आंतों में, और जब भोजन हमारे पेट में अधिक समय तक रुकेगा, उससे फिर विषाक्त पदार्थ सोख लिए जाएंगे। अधिक समय तक भोजन रुकना मोटापा का कारण बनता है, मेटाबॉलिक रेट कम करने का कारण बनता है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो मोटापा बढ़ेगा। इन दिनों हमारे भीतर कफ को प्रकोपित करेगा तो घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये जो भोजन हमारे भीतर गया है, जो नहीं पच पा रहा है, क्योंकि जठराग्नि धीमी पड़ गई है। जठराग्नि को तेज करने के लिए हमको ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जैसे जो गर्म हो, जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे मसाले, काली मिर्च, जो घर में मसाले होते हैं ना, देसी मसाले, जिनको हम कहते हैं गरम मसाले, नाम ही बोल देते हैं गरम। तो गरम मसाले का सेवन, ताकि हमारे भीतर जो भोजन गया, जिसकी जो ठंडा पड़ गया, तासीर ठंडी पड़ गई, उसको तेज करना है। और क्या करना है, दोपहर के भोजन के समय में शक्कर लेना है, मट्ठा पीना है। मट्ठा हमारे भीतर की जठराग्नि को तेज कर सकता है। और क्या करना है, कपालभाति का, भस्त्रिका का या सूर्य भेदन का अभ्यास करना है। अगर ऐसा लगता है कि आज आर्द्रता ज्यादा है, आज मौसम खराब है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि गर्मी के प्राणायाम करते करते, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य भेदी अभ्यास कर रहे हैं, मान लो, ऐसे अभ्यास करते करते कहीं ऐसा ना हो कि पित्त और तेजी से बढ़ जाए, एसिडिटी ही बनने लग जाए, सिर चढ़ जाए, सिर दुखने लग जाए, या पसीने से लथपथ हो जाए, बीपी बढ़ने लग जाए, ऐसा भी ना हो। तो क्या करना, मान लो आपने 5 मिनट कपालभाति किया, 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम किया, इसके बाद सूर्य भेदी अभ्यास आप मान लो कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आपका पाचन प्रोसेस आजकल धीमा पड़ चुका है। 2 से 3 मिनट सूर्य भेदी किया, तो कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। सूर्य भेदी ज्यादा कर दिया तो थोड़ा सा चंद्र भेदी कर दो, चंद्रानुलोम विलोम कर दो। या फिर अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो कि पित्त अगर सर पे चढ़ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, और फिर भी गर्मी ऊपर चढ़ रही है लेकिन नीचे काम नहीं कर रही है, होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद पित्त बनता है। ये बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, और रहता कहाँ है, पित्ताशय में रहता है। बनता कहीं और है, रहता कहीं और है। लेकिन जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, तब भी बनता रहता है स्टोरेज होने के लिए। तो कभी कभी जो हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, खराब भोजन लेने से, तनाव लेने से सिस्टम खराब हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज शुरू हो जाती है, अपनी बीमारी ही, अपने शरीर में खुद ही बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। तो समय भी कम है, बस थोड़ी देर में समापन करूंगा। तो आगे, जैसे मान लो हमने कोई भी भोजन लिया, अगर हमको लग रहा है तासीर इसकी हमारे अनुकूल नहीं, तासीर चेंज करो, गर्म वाले प्राणायाम करो। अगर लग रहा है कि पित्त बहुत ज्यादा चढ़ रहा है ऊपर, तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके संतुलित करो। नहीं उससे हो रहा है तो आप जल नीति का अभ्यास करो, उससे भी संतुलित हो जाएगा। अगर लग रहा है कि भीतर कफ दोष ज्यादा है, पित्त दोष ज्यादा है, तो एक बार हफ्ते में कुंजल कर लो। कुंजल होता है पानी पी करके पानी की उल्टी करना, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आगे बताऊंगा, उससे आप आसानी से कर पाएंगे, प्राणायाम के थ्रू भी कर पाएंगे। तो ये जो पित्त दोष है, इसको घटने भी नहीं देना है, बढ़ने भी नहीं देना है, संतुलित करके रखना है। और इसकी समझ रखना है अपने भीतर, अंडरस्टैंडिंग, कि कब कम हो रहा है, कम होने का लक्षण क्या आता है, कम होने पे क्या क्या लक्षण आता है शरीर पे, जब पित्त हमारा कम होता है। और जब पित्त हमारा बढ़ जाता है तो क्या क्या लक्षण आता है, वो तो आप सबको पता है। पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ने लगती है, आंखों में लाल धारियां आना, आंखों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, और सिर पे चढ़ जाना, हेडेक होना, बालों का झड़ने लगना, ये सब हो रहा है, पित्त प्रकोप की वजह से हो रहा है। तो
प्राणायाम के थ्रू या फिर तमाम औषधियां हैं जो पित्त को प्रकोपित होने पे उसको शांत करती हैं, बैलेंस करती हैं, उनका प्रयोग करें। आसव और अरिष्ट इस समय बहुत बहुत कारगर हैं। जैसे आसव बनते हैं, अरिष्ट बनते हैं, इनको लगभग लगभग उपमा दी जाती है जैसे बनता है, क्या बोलते हैं उसको, शराब। जैसे शराब बनता है ना, वैसे आसव और अरिष्ट बनते हैं। और आसव और अरिष्ट इस मौसम में, बरसात के सीजन में रामबाण है। हाँ, आसव और अरिष्ट कोई भी नहीं पी लेना है, जो अपने बॉडी के अनुकूल हो वैसे ही पीना। जैसे ब्लड की कमी हो तो लोहासव, भारतीय माताओं में ब्लड की कमी वैसे भी होती है तो लोहासव ले लेंगे। लोहासव 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, जैसे 3 चम्मच पानी, 3 चम्मच लोहासव मिलाकर के पीना, ब्लड की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। साथ में जो प्रकोप हुआ है पित्त का, वात का, कफ का, वो भी बैलेंस करता है। ऐसे ही कुमारी आसव, लोहासव, द्राक्षासव, त्वचा रोग हो रहे हैं तो उसके लिए द्राक्षासव। ऐसे ही बहुत सारे आसव, बहुत सारे अरिष्ट हैं जिनका प्रयोग हम करके ठीक हो सकते हैं। लेकिन भरोसा हमारा कहाँ है? भरोसा डगमगा चुका है। एक बार फिर से लौटना होगा और इसके प्रयोग को करके विश्वास के साथ कब होगा? जब हमारे ऊपर असर होगा। असर कैसे होगा? जब भीतर से बॉडी साफ होगा। एक बार बॉडी को साफ करो, फिर आयुर्वेद की दवाएं अपनाओ, आप योग करो, आपके ऊपर आयुर्वेद की दवाइयां काम करेंगी। थोड़ा देर भले हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देर? क्योंकि एलोपैथ खा खा करके सिस्टम को कर दिया है खराब। अब वो सिस्टम भी इस लायक हो गया है कि वह बार बार उसी टाइप का डोज मांगता है। 1000 mg का डोज, 650 mg का डोज चाहिए उसको एंटीबायोटिक का। तो वहां उसके आगे गिलोय और नीम तुलसी कहाँ काम करेगी? करेगी। बॉडी को एक बार डिटॉक्सिफाई करो, बॉडी को एक बार फिर से नया करो, और फिर नीम तुलसी गिलोय पर आ जाओगे तो नीम तुलसी गिलोय फिर से काम करेगी। ये सारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट फिर से काम करेंगे, फिर से हम लोग ठीक हो जाएंगे। योग जो है सहायक बनता है उसमें। शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे प्राणायाम साफ करता है, शारीरिक स्तर पर योग साफ करता है। तो आप योग करके साफ हो सकते हैं। जब पूरा साफ हो जाएंगे तो ये दवाएं भी काम करेंगी। हो ना हो, योग करते करते ही बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और हो भी रही हैं लोगों की। योग करते करते ही पेट सही हो जाना, योग करते करते ही बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाना। हाँ, योग करने से एक चीज और मिलेगी, जो हम लोग चाहते हैं ना, जोर जबरदस्ती का भोजन, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन जब लालच लगती है, भोजन सामने आता है तो खा ही लेते हैं। योग करने से मानसिक मजबूती आएगी, विल पावर मजबूत होगा। तो एक बार खुद से कमिटमेंट करेंगे कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, तो सच में भीतर से ताकत आएगी और कहेगी मैं अब ये चीज नहीं खाऊंगा, इसका मैं त्याग करता हूँ, और उस त्याग पे आप सफल भी रहेंगे। तो मानसिक मजबूती के लिए योग, आयुर्वेद और अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटना होगा। आने वाले दिनों में ये चीजें बेअसर हो जाएंगी। गूगल करके सर्च करके देखना, ये जो एलोपैथ की चिकित्सा प्रणालियां हैं, कहीं न कहीं डोज बढ़ता जा रहा है, तब जाके असर बढ़ रहा है। जो पहले 250 mg में ठीक हुआ करते थे, आज 650 mg की डोलो पार चल रही, तब जाके काम हो रहा है। तो कहीं नहीं कहीं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, शरीर तो वही है, लेकिन ये जो समस्याएं हमारे भीतर बढ़ती जा रही हैं, इन दवाओं का भी इसमें रोल है, और हमारा भी कहीं न कहीं दोष है इसमें, जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग। तो ठीक है, समय हो चुका है। मैं चाहूंगा कि फिर आप लोग कल जुड़े समय से, और कल आगे हम लोग का क्लास को बढ़ाएंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपका जीवन यापन में, रोजमर्रा के खान पीन में सुधार करने पर हम कैसे दवाइयों से दूर रह सकते हैं, आपने बहुत ही दिया। आपको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके उद्बोधन में हिंदू धर्म यानी पुराने जो शास्त्र हैं वो उनके आपने उदाहरण बताए, संस्कृत में आपने बताए, जैन धर्म के भी उदाहरण आपने जगह जगह पर बताए, बड़ी शालीनता और गरिमा के साथ। धारा प्रवाह आपका जो उद्बोधन है भैया, ये बताता है कि आपकी इस विषय पर कितनी कमांडिंग है, कितना आपका शानदार वाचन रहा। हमें गर्व है कि आप आज हमारे बीच में यहाँ आए, और हम 80-85 लोग जितने भी हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हम सीरियसली आपने जो बातें बताई उनको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे भैया। थैंक यू वेरी मच। मैं विमला जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ शब्द बोले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमको इतनी अच्छी जानकारी दी। उसके लिए पूरे ग्रुप की तरफ से जितने जने जुड़े हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भैया मंगलाचरण लेना है या और कुछ करना है आप अपने को?
जी आप अपने हिसाब से करें, अभी क्लास समाप्त हो गई है। रही बात जो है मैसेज जो आए हुए हैं, क्वेरी आई हुई है, हाँ नंबर inquiry- नंबर मेरा डाल दीजिएगा। अगर इन लोग को जवाब चाहिए तो हम जवाब दे देंगे। बाकी आगे जो क्लासेज रहेंगी उसमें लास्ट में हम प्रश्नोत्तरी ही करेंगे, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज मैंने बस थोड़ा सा बताना चाहा और आगे भी बताते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक क्लास पर्याप्त पड़ेगी। तो नहीं, जी जी नंबर जी जी आज के नंबर मैं चैट क्वेश्चन बॉक्स में आंसर दे जो दे रहा है, हूँ। आज के जो क्वेश्चन आंसर है वो तो अगर ले सकते हो तो ले लीजिए भैया। जी भैया ठीक देखो, है। आज वैसे तो किसी का हैंड रेस तो नहीं है ऐसा। वैसे हैंडरेज नहीं है, और बीपी का एक क्वेश्चन था, मैंने बता दिया था। तो अच्छा, हाँ बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत आभार व्यक्त किया है। और अगर सवाल आपके रहते हैं तो मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। जी भैया, जी भैया, जी भैया। जी हमारे बीच में स्वाति जी बेंगलोर से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा ठीक है आपके दीदी, आप लिए आज। मंगलाचरण कर सकते हैं। जी हाँ हाँ भैया, स्वाति आ रही है। आंटी आप मंगलाचरण कर दीजिए। अच्छा, स्वाति जी, आप 2 शब्द बोलिए ना श्रवण भैया के लिए। जी भैया, मैं तो सोची थी कि अभी भैया को अभी 3 दिन भैया अभी हमारे साथ ही हैं, तो हम भैया का विशेष आभार तीसरे दिन ही व्यक्त करें। बट भैया आज का बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय हमारे लिए आपने निकाला और हम जी लोग को दीदी। सबको इतना अच्छा ज्ञान दिया। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम तो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप बहुत अच्छा और आगे हमारे दोनों सेशंस और भी अच्छे रहेंगे और भी जी हमारा बिल्कुल दीदी। ज्ञानवर्धन होगा। तो आपसे हम फिर कल मिलते हैं भैया, कल 8 बजे आपका ठीक है फिर हम दीदी। इसी सेशन पे स्वागत करते हैं। जी विमला जी तब मांगलिक। तक भैया पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, और बड़ों की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लोगत्मा। चत्तारि शरणं प्रवच्छामि, अरिहन्ते शरणं प्रवच्छामि, सिद्धे शरणं प्रवच्छामि, साहू शरणं प्रवच्छामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवच्छामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। चार सरना दुख हरिना, सुख करना मंगल करना, और शरणा नहीं कोई होय, जो भव प्राणी आदरे, अक्षर अमर पद होय। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि घना बंडा, गुरु गौतम समरिये, मन वांछित फलदाता। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोलिए पंच परमेष्टि देव की जय। आज जो अपन ने सुना और समझा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, थैंक आप यू सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी का हर समय मंगलमय हो। हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल पुनः सभी 8 बजे सभी समय से जुड़ जाएं और 8 बजे मिलेंगे। आशा जी कुछ बोलना चाह रहे शायद, भैया हैंड रेज कर रखा उन्होंने।